Hello everyone, welcome to our channel. In this session students, I am going to discuss with you a very important topic जो कि related है हमारे last 3 to 4 session से. अभी तक हमने डिस्कस किया था liability of various parties that are related to Negotiable Instruments Act 1881. And in the last session we discussed section 31, that is the liability of drawing of a check. तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सेशन नहीं देखा है पहले आप ये सेशन देख आइए, क्योंकि विद दिस वी कंक्लूड आवर लायबिलिटीज टॉपिक. Now dear students, in this class I am going to discuss with you about what are the various circumstances when banker is justified or bound to dishonor the checks. अभी मैंने लास्ट सेशन में ही आपको बताया था कि जो ड्रॉई होता है, ड्रॉई हम किसको बोलते हैं? बैंकर को ही बोलते हैं, बैंक. तो बैंक जो है वो इफ द चेक इज ड्यूली प्रेजेंटेड एंड आफ्टर थोरो इंस्पेक्शन, अगर उनको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं लगती है, दे हैव द ड्यूटी टू पे द अमाउंट, दे हैव द ड्यूटी टू ड्यूली पे द अमाउंट टू द पे. बट किस किस केस में ऐसा है जो कि बैंकर या बैंक को ड्यूटी ये राइट है कि वो चेक को डिसऑनर कर सकते हैं, और अगर उन्होंने डिसऑनर कर दिया तो इन सिचुएशंस में उनका जो ये डिसऑनर करने का काम है ये जस्टिफाई माना जाएगा या ये लीगली वैलिड माना जाएगा. मींस बैंक की ड्यूटी कब बनती है? जब वो चेक्स को डिसऑनर करता है तो, राइट. अगर उसने बैंक किसी चेक को डिसऑनर किया है तो किस टाइम पर बैंक के ऊपर एक्शन नहीं लाया जा सकता, ड्रॉयर जाकर बैंक को क्लेम नहीं करेगा, बैंकर की ड्यूटी राइट मानी जाएगी और बैंकर ने जो वो डिसऑनर किया है वो तरीका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी दोज पॉइंट्स ओनली कि कब कब बैंकर अगर किसी चेक को डिसऑनर करता है तो कानून उसको जस्टिफाई मानता है, काम करना सही मानता है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज पोस्ट डेटेड एंड स्टेल चेक्स. पोस्ट डेटेड एंड स्टेल चेक्स अगर बैंक में कोई पर्सन लेकर आता है और प्रेजेंट करता है तो बैंक उनको यस वहीं की वहीं तुरंत डिसऑनर कर सकता है, मतलब वो पेमेंट नहीं देगा. क्यों? क्या होता है कि एक कस्टमर जो है, कस्टमर्स ऑर्डर टू पे चेक इज डीम्ड टू बी मेड ऑन द डेट इट ड्रॉज. जिस दिन चेक ड्रॉ किया गया है अब ये ड्यूटी मानी जाती है कि वो चेक का टाइम स्टार्ट हो गया, एंड देयरफॉर इफ चेक इज प्रेजेंटेड बिफोर दैट डेट, सपोज करो कि चेक बना हुआ है, ठीक है ना, ये चेक है, किसी ने इसमें अमाउंट लिख दी और लिख दिया कि भैया ये 24 तारीख से अप्लाई होगा, लेकिन अब वो बना के रख दिया आपने 15 तारीख को ही, उसमें डेट 24 डाली. अब जिस पर्सन को दिया वो सपोज 20 तारीख को ही बैंक में ले आता है, तो बैंक तो कहेगा ना कि भैया इसमें लिखा तो 24 है, मतलब 24 के बाद हम आपको पेमेंट कर सकते हैं, आप आज ही क्यों ले आए. So if you presented it before that date, then banker is justified in refusing the payment. Banker बिल्कुल justify है, वो आपको पेमेंट करेगा ही नहीं, वो कह देगा इसका टाइम तो स्टार्ट होने दो. एंड सिमिलरली स्टेल चेक्स क्या होते हैं कि अगर चेक जो है इज नॉट प्रेजेंटेड विद इन 3 months, 3 months का टाइम पीरियड होता है ना हर चेक पे, आप देखो लिखा होता है कि वैलिड अप टू 3 months. तो 3 months के अंदर अंदर अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं करते हो फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, मीन्स अगर वो 24 अप्रैल को प्रेजेंट डेट लिखी गई है तो मई जून जुलाई आपको 24 जुलाई तक उसको प्रेजेंट करना है. अगर आप उसके बाद लेकर जाते हैं देन इट इज डीम्ड टू बी स्टेल, मतलब अब वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, एंड अकॉर्डिंग टू वेल रिकॉग्नाइज्ड हमारी जो बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो बैंकिंग लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग दिस इज स्टेल. अब इस केस में यहाँ पर भी वो जस्टिफाई रहेगा अगर वो उस चेक की पेमेंट नहीं करता है या पेमेंट करने में रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट बिल्कुल वैलिड है. ना तो आप डेट से पहले लेकर आइए ना आप डेट के बाद लेकर आइए, जो वैलिड टाइम है उसके अंदर अंदर प्रेजेंट करो तो बैंक आपको पे करेगा ही करेगा. राइट. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन इनसफिशिएंट फंड्स टू मीट द चेक. ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि सपोज करो कि जिस पर्सन ने वो चेक ड्रॉ किया है उसके खाते में 5 लाख रुपए हैं और उसने किसी को चेक दे दिया 10 का, ये लो मेरे खाते से 10 लाख निकलवा लेना, ये मैं तुम्हें चेक देता हूँ. तो बैंक भैया 5 लाख कहाँ से लेकर आएगा जब अकाउंट में उस पर्सन के फंड्स ही नहीं है. that means they have insufficient funds of that customer, then how bank will meet out those requirement of funds. So if there is insufficiency, इस case में भी when the funds are not properly applicable to the check, banker is
बैंकर जो है इज लाइबल टू डिसऑनर द चेक। उनका बिल्कुल वो जस्टिफाइड है कि वो उसको डिसऑनर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हेन द कस्टमर काउंटरमैंड्स पेमेंट। कस्टमर व्हेन काउंटरमैंड्स पेमेंट मीन्स अगर कस्टमर जो है वो बैंक को स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दे रखी हो, मतलब सपोज करो ए ने सामान बेचा बी को, बी ने चेक दे दिया ए को कि जाकर एसबीआई से निकलवा लेना, ये मैं तुम्हें चेक देता हूँ, लेकिन बी ने ऑलरेडी एसबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे रखी है पहले से ही कि तुम मेरा पैसा किसी को नहीं दोगे, कोई भी चेक लेकर आए नहीं देना है पैसा। तो इफ कस्टमर इशूज इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक टू नॉट टू मेक पेमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर चेक, देन हाउ बैंक विल गिव दैट मनी टू ए। वो देगा ही नहीं कि भैया हमारे कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे रखी है किसी को पैसा नहीं देना, ये चेक कोई लेकर आए उसको पैसा नहीं देना। तो अब ए हाँ ठीक है बी के पास जाएगा, बट यहाँ पर एसबीआई की कोई गलती नहीं क्योंकि उन्होंने अपने मालिक की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करी, अपने क्रेडिटर के अकॉर्डिंग काम किया है। Then next point dear students we have is where is the check not properly presented। अगर चेक को टाइमली प्रेजेंट नहीं किया गया या जो प्रोसेस था प्रॉपरली उसको फॉलो नहीं किया गया तभी भी बैंक पेमेंट नहीं करेगा। सो इफ चेक इज प्रेजेंटेड एट द ब्रांच वेयर द कस्टमर हैज नो अकाउंट, ठीक है ना, सपोज करो उस ब्रांच में प्रेजेंट करा जहां पर उस कस्टमर का अकाउंट ही नहीं था, आप उस बैंक की ब्रांच में दूसरे मतलब ब्रांच में लेके चल देखो, बैंक तो वही है एसबीआई ही है, बट उसकी ब्रांच अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह होती है, तो आप दूसरी ब्रांच में चले गए और लेकिन उस पर्सन का अकाउंट तो इधर था तो वहां पर पेमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या केस हो सकता है, वेयर हिज अकाउंट इज ओवरड्रॉन, अगर उसके जो अकाउंट है उसमें पहले से ही पैसे नहीं है, या फिर वेयर द चेक इज प्रेजेंटेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स, बैंक का जो टाइमिंग रहता है आप उस टाइमिंग के बाद जा रहे हो, रात को 8 बजे लेकर जा रहे हो चेक, तभी भी कोई थोड़ा वहाँ आपके लिए बैठा थोड़ा होगा। और वेयर द चेक इज नॉट प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू, मतलब आप विद इन 3 मंथ्स नहीं उसको पे कर दिखा रहे हो, या फिर आपने चेक को डेट से पहले प्रेजेंट कर दिया जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो, एक जो प्रोसेस होता है प्रेजेंट करने का उसको फॉलो नहीं करे तो आपको बैंक पैसा नहीं दे सकता और वो चेक को डिसऑनर करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज व्हेन द चेक इज ऑफ अ डाउटफुल वैलिडिटी और इलीगल। अगर बैंकर को या बैंक को कहीं से भी ये लगता है कि इस चेक में कुछ भी डाउटफुल एलिमेंट है या ये इलीगली ड्रॉन किया गया है, तभी भी वो थॉरो इंस्पेक्शन के बाद पैसा नहीं देते और उसको डिसऑनर करते हैं, तो वो जस्टिफाई है। एंड सच सर्कमस्टांसिस में अराइज कब अराइज हो सकते हैं, या तो उनको कुछ इरेगुलरिटी दिखती है, या उनको लगता है कि हमारे कस्टमर के जो साइन है वो इसमें प्रॉपर नहीं किए गए, डेट जो है वो गलत लिखी गई है, या फिर देयर इज मटेरियल ऑल्टरेशन, कोई ऐसी मटेरियल ऑल्टरेशन हमने करी थी ना, ऐसी कुछ चेंजेस जो कि पर्टिकुलरली बेस को ही हिला देते हैं, तो मटेरियल ऑल्टरेशन नेम ही सपोज गलत है। जिन स्टूडेंट्स ने मटेरियल ऑल्टरेशन का सेशन नहीं देखा है डियर स्टूडेंट्स, आई गेव अ वास्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस ऑन द टॉप, यू सी द लिंक, गो एंड चेक आउट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मटेरियल ऑल्ट्रेशंस की वजह से अगर कोई चेंज हुआ है तभी भी एक डाउट क्रिएट हो जाता है और पेमेंट नहीं की जाती बैंक द्वारा। नेक्स्ट इज वेयर द कस्टमर हैज डाइड और इज इंसॉल्वेंट। सपोज करो कस्टमर जो है उनका वो मर गया है या इंसॉल्वेंट हो गया है, ए था बी है, बी का अकाउंट एसबीआई में है, बी ने चेक दे दिया ए को, और इफ बी जो है वो बी की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, सो इफ बैंक रिसीव द नोटिस ऑफ द सेम, तो वो पेमेंट नहीं करेंगे ए को। सेकंड क्या केस है, अगर बी अनसाउंड माइंड का हो जाता है, ठीक है ना, अनसाउंड माइंड, सो अ चेक बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में इफ अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होता, द पेमेंट इज सस्पेंड, पेमेंट जब तक सस्पेंड कर दी जाती है जब तक बी साउंड माइंड का ना हो जाए। बी तो कह देगा भैया मैं जब अनसाउंड माइंड का था आपने मेरे खाते से पैसे क्यों निकाले। सो बैंक की ड्यूटी बनती है अगर उनको इस चीज़ का नोटिस है, किस चीज़ का, दोनों ही बातों का, या तो कस्टमर डाइड या इंसॉल्वेंट हो गया या अनसाउंड माइंड, तब तक वो ए को पैसा नहीं देंगे, चेक को डिसऑनर कर देंगे। लास्ट पॉइंट बट समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर अ गार्निशी ऑर्डर हैज बीन इशूड। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है, दिस ऑर्डर इज गिवन बाय कोर्ट टू द बैंक टू स्टॉप पेमेंट।
ठीक है ना। कोर्ट जो है वो बैंक को सख्त ऑर्डर दे देती है, सख्त एक निर्देश दे देती है कि आप इस पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट के साथ डील ना करें, इस कस्टमर के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, इस कस्टमर के अकाउंट से कोई भी लेन देन नहीं होगा, इसको यहीं रोक दिया जाए। दिस इज गार्निशी ऑर्डर। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? तो अगर गार्निशी ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया गया है किसी बैंक को, तो भैया फिर कोई भी चेक लेकर आओ, बैंक नहीं देगा, क्योंकि कोर्ट इज सुप्रीम देयर। सो द बैंकर्स अथॉरिटी टू पे, मतलब उसकी ड्यूटी किसी को पे करने की सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, व्हेन ही हैज रिसीव्ड अ कोर्ट ऑर्डर। और कोर्ट ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? गार्निशी। सो अटैचिंग द कस्टमर्स बैलेंस, उसको कस्टमर के बैलेंस से छेड़छाड़ नहीं करनी है। So with this, dear students, we discussed all the things, all the points when a banker is justified in case of dishonoring any check. And I hope you get all the points in your mind. If you have any doubts, you can mail us. You need any notes, आपको किसी क्लास से रिलेटेड, किसी सेशन से रिलेटेड, या आपको पर्सनल ट्यूशंस के बारे में वेरीफाई करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. You can follow us on Telegram and Instagram. Till then, have a nice day. Thank you.